हेलो एवरीवन। आज हम जो दिसंबर का पेपर 3 हम कर रहे थे 2014 का, उसका कुछ क्वेश्चंस बाकी थे, तो उसका हम आगे वाला क्वेश्चंस इस वाले वीडियो में करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मतलब 38 तक के क्वेश्चन हम कर चुके थे, आज 39 से क्वेश्चन हम करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, फिजिबल इफेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड का प्रभाव क्या है, एक साध्य प्रभाव क्या है। तो इंटरनेशनल ट्रेड का साध्य प्रभाव क्या होता है देख लेते हैं। अ मोनोपोली इन अ होम बिकम द ओलिगोपोली इन अ वर्ल्ड मार्केट। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारी कंट्री में पहले कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता था, कहीं हम बाहर से कुछ नहीं मंगाते थे, और हमारी कंट्री में एक मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी थी जिसकी मोनोपोली पूरे मार्केट में थी। अब ये तो इंटरनेशनल ट्रेड से पहले थी, उसको सिर्फ पता था कि हम ही एक मोबाइल बनाते हैं, बाकी और कोई नहीं बनाता है, तो उसकी अपने होम कंट्री में क्या है, मोनोपोली है, कंट्री में इसकी मोनोपोली है। लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल ट्रेड इफेक्ट में आएगा या इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट होगा, तो और भी तो बाकी कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में जो मोबाइल का फ़ोन बनाती होंगी। मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में और 4-5 कंपनियां हैं जो मान लीजिए 4 से 5 कंपनियां हैं जो कि मोबाइल फ़ोन बनाती हैं। तो अब पूरा इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, हम एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं, तो जो हमारा एक मोबाइल था, अब एक से ना होके अब 5 से 6 मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियां हो गई हैं। तो इसकी अब ओलिगोपोली क्या होता है, जिसमें फर्म 2 से लेके 10 तक के बीच में होती हैं, यानी कि कुछ ही फ्यू फर्म्स होती हैं जिनका मार्केट पे अपना एक बड़ा मार्केट का पूरा उनके पास कैप्चर होता है। तो अब 6 कंपनियां हो गई, तो जो हमारी होम कंट्री में मोनोपोली में थी, अब वो जाके ओलिगोपोली में कन्वर्ट हो जाएगी जब हमारा इंटरनेशनल ट्रेड प्रभाव में आएगा। तो यही बात कह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। बाकी ये सारे जब आप पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, द यूरोपियन यूनियन हैज़ अचीव्ड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप है यूरोप के कुछ ऐसी कंट्रियों का, जो पहले 27 थी अब 28 हो गई हैं। तो इनके बीच में क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी अचीव हो चुकी हैं और किसको छोड़ के। तो ये क्या कॉमन फिजिकल पॉलिसी ऑफ मेंबर नेशन को मानते हैं, तो ये कॉमन फिजिकल पॉलिसी नहीं मानते हैं। बाकी ये कॉमन, इनका कॉमन एग्रीकल्चरल प्राइस सपोर्ट है, यानी कि कॉमन पूरे देश जितने भी यूरोपियन यूनियन की में कंट्रियां हैं, इनका एक कॉमन सिस्टम है एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट करने का। साथ ही साथ कैसे टैरिफ लगाना है मेंबर्स कंट्री पे, उनका भी एक ऑलरेडी फिक्स है, उन सारी कंट्री सेम तरीके से करती है। और कैसे टैरिफ लगाना है नॉन मेंबर कंट्रीज पे, ये भी यूरोपियन यूनियन की कंट्री ऑलरेडी सेम तरीके से करती है, लेकिन उनका फिजिकल पॉलिसी सेम नहीं रहता है सारी कंट्री का, तो यही अचीव नहीं हो पाया है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, फॉरेन ट्रेड जोन किसे कहते हैं। तो एक होता है इकोनॉमिक जोन और एक है फॉरेन ट्रेड जोन। तो फॉरेन ट्रेड जोन एक ऐसा एरिया होता है जिसको स्पेशली एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ये जोन को डिजाइन किया जाता है। तो देख लेते हैं, द रीजनल एरिया विद इन विच ट्रेड विथ फॉरेन नेशन इज अलाउड। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेन ट्रेड इसमें अलाउ होती है इसी में रीजन में, तो ये तो गलत है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमंग सेवरल नेशन। तो फॉरेन ट्रेड जोन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं आता है। डिजाइन टू प्रमोट export differing import duties on intermediate inputs and waiving such duties in a final product is a re-export rather than sold domestically। तो yes, फॉरेन ट्रेड जोन का मतलब होता है कि अपने देश में बेचने के बजाय हम पुनः निर्यात करें ऐसे देशों में जहां पे आयात शुल्क हटा दिया गया हो, या निर्यात को बढ़ावा देने के हेतु ये फॉरेन ट्रेड जोन बनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट नहीं करता है मैन्युफैक्चरिंग को, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें बताना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड हाई पावर्ड मनी। तो मनी सप्लाई और हाई पावर्ड मनी एक दूसरे में इस रेशियो को दिखाते हैं। मनी सप्लाई और हाई पावर्ड मनी इस रेशियो को दिखलाते हैं। और मनी सप्लाई क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट और करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक। और हाई पावर्ड मनी क्या होता है, कैश रिजर्व विद द पब्लिक प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व और प्लस एक्सेस रिजर्व। इसको हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी और इसको बोलते हैं हम मनी। तो इस तरह से
हमारा ये मनी सप्लाई और हाई पावर्ड मनी में एक रिलेशन होता है। तो जो मनी सप्लाई m अपॉन h होता है, अब बस उसके जो फॉर्मूले हैं उनको अपॉन कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा राइट फॉर्मूला। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ लेंडर ऑफ इंटरमीडिएट रिजॉर्ट। तो इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती आश्रय के ऋणदाता कौन है? तो मध्यवर्ती आश्रय के ऋणदाता एसबीआई को कहते हैं। एसबीआई मध्यवर्ती आश्रय का ऋणदाता है, जबकि अगर इंटरमीडिएट की जगह लास्ट रिजॉर्ट रहता तो वो आरबीआई हमारा ऑप्शन सही रहता है। किसी भी लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट आरबीआई कहलाता है, लेकिन इंटरमीडिएट रिजॉर्ट हम एसबीआई को कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू गुरले एंड शाह वेरियस सब्स्टिट्यूट ऑफ करेंसी एंड अ कमर्शियल बैंक डिमांड डिपॉजिट शुड बी असाइन डिफरेंट वेटेज अकॉर्डिंग टू द। देखिए, अगर हम गुरले शाह की बात करें तो इन्होंने अपना जो अप्रोच दिया था, इनका अप्रोच ज़्यादा अच्छा था शिकागो अप्रोच से। शिकागो अप्रोच ये बताता है कि करेंसी हो या डिमांड डिपॉजिट हो या टाइम डिपॉजिट हो, ये सभी लम्प्स हो जाते हैं टुगेदर, यानी कि सभी एक साथ में हम उनको देख लेते हैं, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट। लेकिन गुरले एंड शॉ ने इन सबको वो एक साथ करेंसी को लम्प्स नहीं करते हैं, यानी एक साथ उनको नहीं जोड़ देते हैं। उनके लिए इन्होंने अलग अलग बेसिस पे जो क्लोज हैं एक दूसरे के पेमेंट्स में, मीन्स ऑफ पेमेंट में जिसकी क्लोजनेस है उसके बेस पे उन्होंने सब्सटीट्यूट किया है, यानी डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूबिलिटी को ये गुरले शाह मानते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइमरी फाइनेंशियल मार्केट डील्स विद न्यू फाइनेंस क्लेम। अगर हम सेकेंडरी मार्केट में जाएं तो जो भी प्राइमरी मार्केट होगा या प्राइमरी जिसके साथ भी जुड़ा होगा, वहाँ पे सबसे पहले कोई भी चीज़ होती होगी। अगर प्राइमरी मार्केट है तो वहाँ पे सबसे पहले नए कोई भी नए शेयर्स या बॉन्ड इंट्रोड्यूस होते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। उसी तरह से प्राइमरी फाइनेंशियल मार्केट में नए नए फाइनेंशियल क्लेम्स होते हैं। जो भी नई चीज़ें क्लेम होती है हमेशा प्राइमरी मार्केट में होती है, उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में जाती है। तो प्राइमरी मार्केट में नई डील्स को क्लेम करना, तो ये सही है हमारा। और इट मोबिलाइज सेविंग एंड सप्लाई न्यू कैपिटल टू द बिजनेस यूनिट, तो ये भी हमारा सही है कि ये मोबिलाइज करता है सेविंग को और नए कैपिटल को सप्लाई करता है बिजनेस के लिए। तो ये दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पहला ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें मार्जिन रिक्वायर्ड स्पेसिफिक अंडर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो भी मार्जिन, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी की अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो मेजर करने के दो इंस्ट्रूमेंट बताए गए हैं। एक तो क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं? ये इसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी टाइम टू टाइम चेंज करता है, जैसे कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, या वेरिएबल रिजर्व रिक्वायर्ड, एसएलआर, सीआरआर, ये सारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। जबकि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स, यानी कि कैसे बैंकों के ऊपर जो कोई भी लीगल एक्शन किया जाए, या कैसे कोई स्पेसिफिक बैंक को कोई, मान लीजिए बैंक अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उस पर उनको क्या करनी चाहिए, मॉरल सुजैन कैसे देना चाहिए बैंक को, तो ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का पार्ट होते हैं। तो जो भी मार्जिनल रिक्वायर्ड या स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स के पार्ट होते हैं, चयनात्मक ऋण नियंत्रण के पात्र होते हैं, जो कि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं एज पर एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 मीडियम इंटरप्राइजेस को कैसे डिफाइन किया गया है। तो अगर हम, ये हमारा 2014 का पेपर है, तो 2014 में एमएसएमई की कोई न्यू डेफिनेशन नहीं आई थी, तो 2006 के अकॉर्डिंग ये काम करता था। लेकिन अब 2020 में न्यू डेफिनेशन एमएसएमई की आ गई है, तो ये उसके अकॉर्डिंग मीडियम और स्मॉल एमएसएमई के इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अलग अलग हो गए हैं। तो अगर हम 2006 की ही बात करें तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का
ये ध्यान में रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग का जो इन्वेस्टमेंट है ये 25 लाख रुपए से कम होना चाहिए माइक्रो के लिए, और इस सर्विस सेक्टर में ये 10 लाख से कम होना चाहिए। इसी तरह स्मॉल में मैन्युफैक्चरिंग का 5 करोड़ से कम होना चाहिए, और इस सर्विस का 2 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए, और मीडियम इंटरप्राइजेस में ये 10 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए, और सर्विस सेक्टर में 5 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। हमें यही पूछा है कि मीडियम सेक्टर इंटरप्राइजेस में क्या होगा, तो 10 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2020 की बात करें तो एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज हो गई है, और अब एमएसएमई में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को अलग अलग ना करके उनका एक ही साथ करके अब इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर इसके इसके बेस्ड पे इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेस पे यहाँ पे इनको डिफाइन किया गया है। तो माइक्रो के लिए 1 करोड़ रुपए से कम, और इसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए, दोनों ही सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में भी और सर्विस में भी। इसी तरह से ये स्मॉल सेक्टर में स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए ये 10 करोड़ रुपए से कम, और ये 50 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए टर्नओवर। और मीडियम सेक्टर में यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये कम होना चाहिए 200 करोड़ रुपए से, और टर्नओवर इनका 100 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। तो ये नए डेफिनेशन के हिसाब से है, इसमें टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग दिखाया गया है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को साथ में लेके उनका टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट अलग अलग दिखाया गया है। तो ये हमारा न्यू डेफिनेशन है, ये हमारा ओल्ड डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल लोकेशन इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ। अब थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल लोकेशन कहता क्या है, तो ये फोकस करता है इंटरनेशनल लोकेशन थ्योरी ट्रांसपोर्ट और शिपिंग कॉस्ट के ऊपर, यानी कि ट्रांसपोर्ट और शिपिंग कॉस्ट। इसके साथ साथ ये एक टर्म जो है, ये क्लासिकल मॉडल, इसको हम क्लासिकल मॉडल के भी उसमें पढ़ते हैं, और इसको जो सबसे पहले फॉर्मुलेट किया था उनका नाम था वेबर। इन्होंने सबसे पहले फॉर्मुलेट किया 1928 में। उसके बाद लेटर इसको इम्प्रूव किया गया है हूवर द्वारा। हूवर ये 1948 में आए थे। उसके बाद इश, इशर्ड ये 1956 में थे। इसके साथ साथ मूसे ये 1958 में थे, और ये अप्लाइड होता है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में ये थ्योरी अप्लाइड की जाती है, और ये इकोनॉमिक ऑफ स्केल पे भी ये शिपिंग कॉस्ट को इकोनॉमिक ऑफ स्केल पे भी देखा जाता है। तो कौन कौन से हैं इसमें, अगर हम देखें तो ये वेबर, और और कोई नहीं है इसमें वेबर के बाद, तो हमारा सिर्फ ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। यहाँ पे सेकंड दिया नहीं है, और इस वजह से ये हमारा ये क्वेश्चन का कोड गलत था, और इस पेपर में इस क्वेश्चन के लिए सबको सेम सेम मार्क्स मिले हैं। यानी कि इस क्वेश्चन पे अगर हम ऑफिशियल आंसर की देखें तो स्टार लगा हुआ है, इस पे कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, क्योंकि इस ये चार इन इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी से एसोसिएटेड थे, और इन चारों में सिर्फ एक वेबर है, जो बाकी ये तीनों नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से कौन सी कमिटी रिलेट करती है। तो अगर हम अर्जुन सेन गुप्ता की बात करें तो ये नेशनल सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड है। नेशनल सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कार्वे कमेटी रिलेटेड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से, जबकि सबमिनल दत्त और हजारी कमेटी ये दोनों इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से रिलेटेड है। तो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, जो कि सी कोड में लिया है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन गिव द पब्लिक सेक्टर अ स्ट्रेटेजिक रोल इन इंडियन इकोनॉमी। तो कौन से ऐसी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पॉलिसी थी जिसका स्ट्रेटेजिक रोल था इंडियन इकोनॉमी में, तो वो थी 1956 की पॉलिसी, और इसको हम बाइबल ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसको बाइबल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 10th प्लान पीरियड। तो 10th
प्लान में एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट यहाँ पे 8.8% था, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है सजेस्ट करना है हमें चॉइस अबाउट द नेचर ऑफ द इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के नेचर पे हमें सजेस्ट करना है करेक्ट चॉइस को। तो नेचर ऑफ मार्केट फेलियर इज सिमिलर टू द पब्लिक गुड अंडर द पब्लिक फाइनेंस। तो क्या ये इसका नेचर है? तो ये सेम नेचर तो होता नहीं है कि जैसा मार्केट फेलियर वो पब्लिक गुड और पब्लिक फाइनेंस के अंडर में होता है, तो ये गलत है। विलिंगनेस टू पे कैन बी नेगेटिव, तो ऑफ कोर्स विलिंगनेस टू पे कैन बी नेगेटिव, ये इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इट डील्स विद द आइटम्स आर नॉट यूज, ये इससे भी डील करता है और जो यूज किए जाते हैं उससे भी डील करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमें बताना है विच ऑफ फॉलोइंग मेथड यूज टू एस्टिमेट द प्राइस चेंजेस ऑफ द हाउस ड्यू टू द आइदर पोल्यूशन और अ गुड इन्वायरमेंट लाइक एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्क एंड सेनिक ब्यूटी। तो इसको हम बोलते हैं हेडोनिक प्राइस मेथड। हेडोनिक प्राइस मेथड ऐसे प्राइस मेथड को कहते हैं जो कि मान लीजिए हमारा बहुत ब्यूटीफुल कोई जगह है, तो उस ब्यूटीफुल जगह होने की वजह से उसकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, या बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है जिसकी वजह से वहाँ के प्राइसेस घट गई हैं, तो उसको बोलते हैं हेडोनिक प्राइस मेथड। अब इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। एक तो हेडोनिक मेथड, एक कंटिजेंसी वैल्यूएशन मेथड, उसके बाद होती है मार्केट प्राइस मेथड, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, मार्केट प्राइस मेथड होता है। फिर एक होता है ट्रेवल कॉस्ट मेथड, फिर एक होता है कंटिजेंसी चॉइस मेथड। ये वैल्यूएशन मेथड है, इसकी तरह कंटिजेंट चॉइस मेथड भी होता है। ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंट के अलग अलग पहलू पे। अब जैसे कि ये हाउस की प्राइस चेंजेस हाउस की कैसे होती हैं, तो वो तो नॉर्मल सी बात है कि कैसा कंडीशन है, कैसा वहाँ पे पार्क है या नहीं है, या सुविधा कैसी है, ब्यूटी कैसा है वहाँ का, उसके ऊपर से होता है। उसको हम हेडोनिक प्राइस से मेजर करते हैं। जबकि कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड हम ये इकोनॉमिक वैल्यू सभी तरह के, जैसे इकोसिस्टम कैसा है, सर्विस कैसा है, वाइडली इसका नॉन यूज है, या किस तरह से इसको स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल सर्विस दे रही है, और ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो बेस्ड होता है कंटिजेंसी वैल्यूएशन मेथड। तो इस तरह से हम इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन की ये सारी टेक्निक्स हैं, जिसमें से ये हेडोनिक प्राइस मेथड इसका आंसर था। इन अ लाइफ टेबल विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट फिट। तो लाइफ टेबल की हम बात करें तो कौन सा इसमें फिट नहीं होता है। तो अगर मैंने आप लोगों ने जून 2014 का पेपर देखिएगा, उसमें सेकंड पेपर में मैंने ये एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, जिसमें मैंने सब बताया है कि क्यू एक्स, एल एक्स, टी एक्स, ई एक्स, इन सब का मतलब क्या होता है। तो उसमें वो किससे फिट नहीं होता है ये, तो ये एज स्पेसिफिक बर्थ रेट की बात हम लाइफ साइकिल टेबल में नहीं करते हैं। उसमें हम सिर्फ मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट या एक्सपेक्टेंसी रेट इसकी बात करते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन। तो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किसके रिलेशनशिप को बताता है? तो हमारा ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को सबसे पहली बार जिसने दिया था उसका नाम है प्रोफेसर सिडविक। उसके बाद इसको डेवलप किया था डेल्टन ने, और प्रोफेसर कार्ल सॉन्डर्स। इन तीनों ने ये ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन दिया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि कैसे पॉपुलेशन और ओवरऑल रिसोर्सेज एक दूसरे ऑप्टिमम थ्योरी को मान लीजिए कि एक रिसोर्सेज हमें जहाँ तक एक ऑप्टिमम यहीं तक रिसोर्सेज और पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी और वैसे वैसे रिसोर्सेज बढ़ेगा, लेकिन एक ऑप्टिमम उसके बाद से हम कितना भी काम करें, लेकिन हम पॉपुलेशन धीरे धीरे हमारा कम होता रहेगा, क्योंकि हम उस टाइम पे आके समझ जाते हैं कि पॉपुलेशन हमारे लिए ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे पॉपुलेशन हमारा कम होता जाता है। तो हमारा पॉपुलेशन एंड ओवरऑल रिसोर्सेज से ये रिलेशनशिप रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज मीन्ड बाय पॉपुलेशन न्यूट्रलिज्म? तो पॉपुलेशन न्यूट्रलिज्म एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे स्टेशनरी पॉपुलेशन हो जाता है, यानी कि जनसंख्या की वृद्धि दर एकदम स्थिर हो जाती है, और जनसंख्या की वृद्धि दर कोई भी एक मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में
जनसंख्या का वृद्धि एकदम नगण्य हो जाता है, कोई इम्पैक्ट नहीं होता है इकोनॉमिक ग्रोथ पे जनसंख्या का, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन न्यूट्रलिज्म। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। व्हाट इज द एसेंस ऑफ वेज गुड मॉडल एक्सप्लेन बाय द प्रोफेसर ब्रह्मानंद इन इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए स्पेशली वेज गुड मॉडल को एक्सप्लेन किया था प्रोफेसर ब्रह्मानंद ने, और उन्होंने बताया था कि कैसे वेज गुड मॉडल्स की वजह से जो भी मतलब इकोनॉमी में जो भी इम्पैक्ट होती है, हम उसको वेज गुड मॉडल को ठीक करके हम ठीक कर सकते हैं। उन्होंने एक सोल्यूशन के तौर पे वेज गुड मॉडल को दिया था, जो कि बताता है इम्पैक्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ऑन द वेज रेट एंड ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी, कि कैसे फूड की शॉर्टेज हमारे वेज रेट और ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालती है, उसको प्रोफेसर ब्रह्मानंद ने बताया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ये बताता है कि इम्पैक्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ऑन वेज रेट एंड ग्रोथ। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है कि कौन सा क्रॉप प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है हाईएस्ट। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो होता है सीरियल्स, होता है राइस का। तो वेस्ट बंगाल चावल के लिए वैसे भी फेमस है बहुत। और उसके बाद वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शंस होता है वो है, अरे सॉरी, ये उत्तर प्रदेश में वो है पोटैटो। महाराष्ट्र में टोटल कोर सीरियल्स और गुजरात में ग्राउंडनट्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम के बारे में बताना है कि कौन सा एक करेक्ट कॉम्बिनेशन को बताता है। इट इफ मार्केट प्राइस इज हायर फार्मर विल सेल टू द गवर्नमेंट। क्या मार्केट प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो फार्मर गवर्नमेंट को सेल करेगी। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं बताता है, तो ये तो गलत है। अगर मार्केट प्राइस बहुत कम है तब फार्मर क्या करेगी, गवर्नमेंट को सेल करेगी ताकि उसको उसके फसल का एक मिनिमम प्राइस मिल जाए, उसी को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये तो गलत है। दूसरा है इट इंश्योर मिनिमम एश्योर्ड प्राइस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फार्मर। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। दूसरा देखते हैं, इट हेल्प्स इन अ फूड सिक्योरिटी मिशन। यस, फूड सिक्योरिटी मिशन में ये हेल्प करता है। दिस इज अ हाईली रिवॉर्डिंग टू आवर फार्मर्स बिकॉज दे अर्न ह्यूज प्रॉफिट ऑन देयर प्रोडक्ट। नहीं, ये मिनिमम है। मिनिमम मतलब कम से कम उनको इतना पैसा मिल जाए ताकि वो लॉस में ना जाए, उसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, तो ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड ही सही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अकॉर्डिंग। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग हैव बीन important in growth of rice and wheat output in India after initiating green revolution program। तो इसमें से हमें बताना है कि ग्रीन रिवोल्यूशन प्रोग्राम को प्रारंभ करने के बाद धान और गेहूं के उत्पादन के वृद्धि के लिए क्या हुई थी। तो धान और गेहूं की वृद्धि में ये क्रॉप पैटर्न चेंज हो गया था, ईल्ड यानी कि उत्पादकता बढ़ गई थी, और क्रॉप का इंश्योरेंस तो नहीं हुआ था लेकिन इंक्रीज हो गया था कल्टीवेशन। और उत्पादकता बढ़ी थी तो फसलों के क्षेत्रफल में भी वृद्धि हो गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन एग्रीकल्चर क्या होता है। अब इसी तरह से कई सारे एग्रीकल्चर होते हैं, जैसे ग्रीन एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, वाइट एग्रीकल्चर। उसके बाद होता है एक ई एम, उसको बोलते हैं हम ई एम एग्रीकल्चर। और एक को बोलते हैं हम ई एम हो गया इको एग्रीकल्चर। अब इन सब का अंतर क्या होता है, तो पहले मैं इसका बताती हूँ। वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऐसे एग्रीकल्चर को कहते हैं जिसमें कल्टीवेशन बिना किसी केमिकल यूज के होता है, जैसे कि किसी भी तरह का यूरिया या कोई भी केमिकल रिएक्टेड चीज़ हम नहीं यूज करते हैं एग्रीकल्चर में। वाइट एग्रीकल्चर ऐसे एग्रीकल्चर को कहते हैं जिसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इफेक्ट देखा जाता है, और वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा फंगी से एग्रीकल्चर में क्या इम्पैक्ट आता है वो देखते हैं। ईएम एग्रीकल्चर भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड एग्रीकल्चर है जिसके इफेक्टिव यूज को देखा गया है। इको एग्रीकल्चर इस तरह से बेस्ड होता है जिसमें हम सॉइल का कन्वर्जन, वाटर का कन्वर्जन, बायोडाइवर्सिटी का कन्वर्जन करते हैं, और एक तरह से ये ट्रेडिशनल नॉलेज को अप्लाई करके हम खेती करते हैं, उसको बोलते हैं इको एग्रीकल्चर। और जहाँ हम ग्रीन एग्रीकल्चर हम उसे बोलते हैं
जो कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशनल सप्लाई या इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स का प्रयोग करके इसको किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन अवॉइड पेस्टिसाइड और केमिकल, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का है। और ये हमारा इंटीग्रेटेड चीज़ें जहाँ भी यूज़ होती हैं वो ग्रीन एग्रीकल्चर का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा, हमें दिया हुआ है एसी और हमें मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको मिटा देती हूँ, इरेज कर देती हूँ, इसके बाद यहाँ समझाती हूँ। अब देखिए हमें एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट है 1/3 x² माइनस 10x और प्लस 9। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, ये x एक ज़्यादा था, लेकिन जैसे टोटल कॉस्ट क्या होता है, अगर एग्रीकल्चर कॉस्ट अपॉन क्यू, तो क्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, यानी कि x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल कॉस्ट बन जाएगा। तो 1/3x³ माइनस 10x² प्लस 9x, ये हमारा बन गया टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट से हम मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ द टोटल कॉस्ट। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये x² माइनस 10x प्लस 9, ये डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें ये मिलेगा। अब हमें बताना है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को इक्वल करके हमें लेवल ऑफ आउटपुट यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम MC इज इक्वल टू AC करेंगे। MC की वैल्यू क्या दी हुई है, x² माइनस 10x प्लस 9, और हमें AC की वैल्यू दी हुई है 1/3x² माइनस 10x प्लस 9। अब इक्वल के इधर 9 है और इधर 9 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे -10 है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये स्क्वायर है क्या, ये -10 है यहाँ पे, ओ सॉरी, ये देखिए ये 2 है ना ऊपर, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20x हो जाएगा। वही तो मैं बहुत कहूँ कि गलत क्यों हो रहा है, ये 20x है और ये -10x है। अब हम क्या करेंगे, ये x की चीज़ों को इधर लेंगे, यानी कि x² माइनस 1/3x², और ये -20 इधर चला जाएगा तो +20 हो जाएगा, और -10x प्लस 20x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/3x² हो जाएगा और ये बन जाएगा 10x। अब इधर से एक x कैंसिल और ये x कैंसिल हो जाएगा, 2x/3x इज इक्वल टू 10। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 10 के साथ, तो 2x इज इक्वल टू 30, और x को निकालना पड़ेगा तो 30/2, और 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 15। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15, यानी कि x की वैल्यू, लेवल ऑफ आउटपुट की वैल्यू हमारी 15 निकल के आई। तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना है और हमें प्राइस ऑफ डिमांड और सप्लाई हमें दी हुई है, फंक्शन दिया हुआ है इसका। तो हम क्या करेंगे, कंज्यूमर डिमांड, पहले तो कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला देख लेंगे। ये होता है कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला। कंज्यूमर सरप्लस, ये हम डिमांड साइड को हम इंटीग्रेट कर देते हैं और माइनस करते हैं P इंटू एक्स के। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, फिर P की वैल्यू चाहिए, P और x भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम PD इज इक्वल टू PS करेंगे। ये क्या है, 30 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x माइनस 10। तो ये 30 माइनस 5x इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो 30 और ये प्लस 10 हो जाएगा, और ये 3x प्लस 5x हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और ये 8x हो जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40/8, और ये हो गया 5। अब हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में ये 5 की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अगर हम, मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ, अब हमें x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू हमें मिल गई 5। तो अब हम इस 5 को P में, PD में सेव पुट कर देना है। तो 30 माइनस 5 इंटू 5, तो 30 माइनस 25। अब हमें PD या P की वैल्यू मिल गई 5। तो P की वैल्यू और x की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे डिमांड फंक्शन को। देखिए अगर हमें कंज्यूमर सरप्लस बोला है तो हम डिमांड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। अगर हमें प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना होता तो हम सप्लाई वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करते। तो हम सिर्फ यहाँ पे डिमांड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 5 तक, क्योंकि x की वैल्यू 5 आई है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 30 माइनस 5x इंटू dx, और माइनस px की वैल्यू आ जाएगी 25, क्योंकि p हमें 5 मिला है और x भी 5 मिला है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 25। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 30x, और ये 0 से लेके 5 तक है, और ये हो जाएगा 5x² 2, और ये भी 0 से लेके 5 तक, और ये -25।
अब हम ज़ीरो तो कैंसिल हो जाएगा, अब इसको इसमें रखेंगे 30 × 5 माइनस 5 × 5 × 5, ये स्क्वायर है ना, तो इसमें 5 पुट करेंगे तो 5 × 5/2, और ये -25। अब 30 × 5 150, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 जा 25, और 25 5 जा ये 125, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ये क्या मिल जाएगा, ये 6 हो गया, और ये 2, और ये 5। तो हमें क्या ये क्या मिला, ये 4 था, ये 1, और ये हमें मिला 62 -62/5 -25। अब हम इन दोनों को अगर माइनस करें पहले, तो 150 को हमने माइनस कर दिया 62.5 से, तो ये हमें मिल जाएगा 5, और यहाँ पे बचेगा 9 में से ये 7, और उसके बाद इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 8। तो ये हो गया 87.5, और माइनस करेंगे 25 से, तो ये हमें मिल जाएगा 62.5। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 62.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसको अभी नहीं मिटा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, और हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए, अगर मैं सॉल्व करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं आपको एक इक्वेशन सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ, और उसके बाद आपको और इक्वेशन सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए एक हमें हमें तीन यहाँ पे x1 x2 x3 है, तो हमें इन तीनों का अलग अलग इक्वेशन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम इसको ग्राफ पे उस सभी इक्वेशन को ऐसे पुट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा फिजिबल सोल्यूशन हमें मिल रहा है। अगर कोई फिजिबल सोल्यूशन मिलेगा, यानी कि ये तीनों, अगर ये ओरिजिन से बड़ा है, यानी कि अगर आउटर देखें, अगर तीनों का कोई कॉमन पॉइंट मिलता है, तब वो जाके फिजिबल सोल्यूशन मिलेगा। अगर कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा हमें, तो उसको हम बोलेंगे कि कोई फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। तो इसको पॉज करके, जिसने भी ये नहीं किया तो आप उसको कर लीजिएगा पहले। मैं इसको इरेज करती हूँ, और इसका एक सोल्यूशन सॉल्व करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें इक्वेशन x1 x2 x3 हमें 100 के इक्वल दिया है। उसके बाद 9x1 x2 x3 ये हमें 95 के लेस दैन और इक्वल दिया है। तो हम सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ, 4 इक्वेशन दिया है। तो ये बहुत लंबा हमारा इक्वेशन बनेगा, और इन सभी इक्वेशन को निकालने के बाद हम ग्राफ पे देखेंगे कि जो कॉमन पॉइंट क्या है, उसको एक्स व इसको जेड की वैल्यू में पुट करेंगे और मैक्सिमाइजेशन देखेंगे। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं पहले ये दूसरे इक्वेशन को लेके बता देती हूँ, और इस तरह से आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये 95, इसको मानेंगे कि इक्वल है 95 के। अब हम क्या करेंगे, अगर हम x1 सॉल्व कर रहे हैं तो x2 यहाँ पे 0 लेंगे, और x3 को हम 0 मान लेंगे। अब हम यहाँ पे 9x1 किसके इक्वल हो जाएगा, 95 के। तो x1 की वैल्यू हमें क्या आ गई, 95/9। इसी तरह से हम x2 निकाल लेंगे, तो x2 निकालने के टाइम हमारा x1 0 हो जाएगा। अब x2 निकालने के लिए x1 0 है, और x3 भी 0 मान लेंगे। तो x2 क्या हो जाएगा, हमारा 95 ही होगा, क्योंकि x2 में 1 है। फिर इसी तरह से हम x3 निकाल लेंगे, जिसमें हमारा x1 0 है और x2 0 हो जाएगा। तो हमारा x3 निकल जाएगा 95/8। तो x1 x2 x3 हमें मिल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, एक इक्वेशन से हम इसको ग्राफ में पुट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम पुट करते हैं, इसमें 3 इक्वेशन है, हमें स्पेशली सिर्फ 2 इक्वेशन चाहिए, नहीं 3 इक्वेशन हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे सॉरी 2 वेरिएबल यूज़ करते हैं, जिसमें से हम y1 को 0 मानते हैं। फिर यहाँ पे x1 x2 ये 0 हो गया, तो हमारा ऑटोमेटिक y1 0 हो जाएगा। तो y1 जब 0 है, तो हमारा x1 कितना है, ये 95/9, जो कि 95/9 ये आएगा हमारा 1.9 के समथिंग। तो अगर हमारा ये y एक्सिस 0 है और x एक्सिस आया है 1.9, तो ये यहाँ पे आएगा, और ये 0, तो ये यहाँ पे हम इसको लगाएंगे निशान। फिर इसी तरह x2 की वैल्यू 95 है, तो 95 मान लीजिए हमारा x2 यहाँ पे आया 95, और ये हमारा x1 की वैल्यू थी, ये हमारी x2 की वैल्यू थी। इसी तरह x3 की वैल्यू आएगी हमारी
99.8 जो कि इधर इधर के करीब आएगी ये x3 की वैल्यू। इसी तरह हम सारी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। अब हम इसको ऊपर वाले वैल्यू से हम मैच कराने की कोशिश करेंगे, तो हमें एक ऐसे सोल्यूशन हमें फाइंड आउट होगा जब हम सारी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करने से ऐसे ही लग जा रहा है कि कोई सोल्यूशन फाइंड होने वाला नहीं है, क्योंकि ग्रेटर दैन है हमारा यहाँ पे। अगर इस तरह से होता तो शायद ये फाइंड आउट हो जाता, लेकिन फाइंड आउट नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा कि कोई सोल्यूशन इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन आपको नेट में देगा ही नहीं। अब है हमारा कि हमें ये y की वैल्यू दी हुई है, ये x1 की वैल्यू ये दी हुई है, x2 की वैल्यू दी हुई है, और x3 दिया हुआ है, और एक आर स्क्वायर दिया हुआ है, और हमें बताना है कि स्टैटिस्टिकली ये सिग्निफिकेंट ऑफ द फॉर्म क्या होगा, किस स्केल पे होगा। तो अगर हम रिग्रेशन इक्वेशन को एस्टिमेट करेंगे जिसमें हमें लॉग के फॉर्म में दिया है, तो अगर हम लॉग को सॉल्व करते हैं तो हम उसको मॉड में लेते हैं। मॉड में कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को सिर्फ पॉजिटिव ही माना जाता है, कोई भी वैल्यू हो। तो x1 और x3 से लेके सारे पॉजिटिव वैल्यू में आ रहे हैं, यानी कि ये हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल प्रोवाइड करेंगे, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ एडजस्टेड कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन यानी कि आर स्क्वायर की बात हो रही है, तो इसको हम गुडनेस ऑफ फिट से चेक करते हैं। और गुडनेस ऑफ फिट हमेशा हम देखिए गुडनेस ऑफ फिट तो काई स्क्वायर में टेस्ट करते हैं, लेकिन अगर हमें डिटर्मिनेंट दे दिया जाए तो वो हम एफ टेस्ट से यानी अनोवल हम लगा के उसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर एफ टेस्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हमें सी एस प्रोडक्शन फंक्शन दिया है और हमें बताना है कि कौन सा क्या होगा। अगर हम इसको देखेंगे तो हमें इसमें कोई भी करेक्ट नहीं दिया है, क्योंकि हम इसको नहीं देखते हैं और हम सिर्फ इस इक्वेशन को देखते हैं। वाई तो हमारा आउटपुट है, ये हमारा इफिशिएंट पैरामीटर कहलाता है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव पैरामीटर कहलाता है, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव, और ये हमारा सब्स्टिट्यूटिव पैरामीटर कहलाता है। लेकिन हमें इसमें सिर्फ इफिशिएंट पैरामीटर दिया हुआ है जो कि ए है। फर्स्ट का सिर्फ फोर्थ है, लेकिन यहाँ पे फोर्थ दिया नहीं हुआ है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। तो इसको हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको सारे चीज़ों को बता दिया। ये एल लेबर है, ये के कैपिटल है, बाकी कोई और चीज़ मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा ये गलत क्वेश्चन था। और इसमें कोई ऑफिशियल की में भी आंसर इसका कुछ दिया नहीं है, यानी कि स्टार लगा हुआ है, और जहाँ भी स्टार लगा होता है ऑफिशियल की के आंसर में, उसका मतलब होता है कि उसमें सबको नंबर इक्वल दिया गया है। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा द टेक्निकल यूज टू एस्टिमेट द ओवर आइडेंटिफाई साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब देखिए बहुत सारे टेक्निक्स को यूज करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन में। अगर मान लीजिए कि हमारा तीन तरह के रैंक्स आते हैं, रैंक या ऑर्डर कंडीशन हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन में तीन तरह के। अगर हमारा इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन आइडेंटिफाइड आ जाए, यानी जस्ट आइडेंटिफाइड आ जाए, तो उसके लिए हम लगाते हैं लीस्ट लिमिटेड इंफॉर्मेशन लाइकलीहुड मेथड, लिमिटेड इंफॉर्मेशन लाइकलीहुड मेथड लगाते हैं। लेकिन हमें ओवर आइडेंटिफाइड के लिए पूछा है, तो ओवर आइडेंटिफाइड के लिए टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर का यूज करते हैं। ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन को फाइंड करने का एक तरीका है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें ये ओएलएस अजम्पशन से क्वेश्चन दिया हुआ है कि अजम्पशन में कौन कौन सा कंसिस्टेंसी, अनबायसनेस और इफिशिएंसी के लिए एस्टिमेटर के लिए ये सही है, कौन सा अजम्पशन। तो ओएलएस का अजम्पशन अगर बताएं तो पहला अजम्पशन इसका ये होता है कि मॉडल में ये लीनियर इन कोएफिशिएंट हो, और एरर टर्म यानी कि जो हमारा इसमें लीनियर होना चाहिए। तो अगर हम देखें इसमें लीनियरिटी वाला अजम्पशन नहीं दिया है, क्योंकि चार ही अजम्पशन दिए हैं, और लीनियर इक्वेशन में पूरे 7 अजम्पशंस होते हैं। ये हमारा है एक
ये अजम्पशन है। और वेरिएंस वाला अजम्पशन जो हेटेरोस्केडिसिटी यानी कि होमो स्कैडिसिटी होना चाहिए, ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, हेटेरोस्केडिसिटी नहीं होना चाहिए, मल्टीकोलियरिटी मिनिमम होना चाहिए। ये सारे ओएलएस के अजम्पशंस हैं। एरर टर्म पॉपुलेशन मीन का जीरो होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन में एरर टर्म एक दूसरे से कोरिलेट नहीं करने चाहिए। तो ये सारे ओएलएस के अजम्पशंस हैं। मैं आप इकोनोमेट्रिक्स की जब क्लास लूँगी तो मैं इसके सारे अजम्पशन बताऊँगी। अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए इतना पता होना चाहिए कि ओएलएस में कौन कौन सा अजम्पशन नहीं हो जाता है। वेरिएंस ऑफ एन इज जीरो, और ये इसका अजम्पशन नहीं होता है। बाकी कोवेरिएंस यानी मल्टीकोलिनियरिटी की बात कर रहा है, ये जीरो होना चाहिए। वेरिएंस यानी कि होमोसिस्कैडिसिटी होनी चाहिए मॉडल में, हेटेरोस्कैडिसिटी नहीं होनी चाहिए। और ये ऑटो कोरिलेशन यानी कि ऑटो कोरिलेशन भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा तीनों अजम्पशन करेक्ट है, बाकी चौथा गलत है। नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ ऑटो कोरिलेशन अमंग द फॉलोइंग। तो सोर्स ऑफ ऑटो कोरिलेशन क्या होता है? ओमिटेड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। क्या हम इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को ओमिट कर देते हैं तब हमारा ऑटो कोरिलेशन होता है? तो यस, ये भी सोर्स है ऑटो कोरिलेशन का। इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन का हम अगर इंटरपोलेशन कर लेते हैं, अच्छे से नहीं वो कर पाते हैं, तो भी ये ऑटो कोरिलेशन को जनरेट करता है। और मिस स्पेसिफिकेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल यू, यानी कि हम मिस स्पेसिफाई कर देते हैं रैंडम वेरिएबल का, तो भी ऑटो कोरिलेशन की सिचुएशन अराइज हो जाती है। ये भी इसका सोर्स है। लेकिन इकोनॉमिक वेरिएबल मूव टुगेदर ओवर टाइम, ये ऑटो कोरिलेशन का सोर्स नहीं है। तो सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ही ऑटो कोरिलेशन का सोर्स है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अरेंज करना है फॉलोइंग सब सेक्टर ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक जीडीपी। तो ये 2014 का करेंट अफेयर से रिलेटेड डेटा है। अगर हम इसको अरेंज करें तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज में असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे कम इसमें ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज में, उसके बाद कम्युनिटी एंड सोशल पर्सनल सर्विसेज, उसके बाद फाइनेंशियल इंश्योरेंस एंड रियल एस्टेट एंड बिजनेस सर्विसेज, और सबसे लास्ट में ट्रेड होटल एंड रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था जीडीपी का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा उस टाइम के डेटा से करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, हमें ब्लैक मनी से बताना है कि कौन सा एस्टिमेशन मतलब प्रोवाइड करता है मेथड को ब्लैक मनी को एस्टिमेट करने का। तो ब्लैक मनी के एस्टिमेशन के लिए जो जो है, एक तो है कैल्डोर अप्रोच, इन्होंने भी ब्लैक मनी को एस्टिमेट करने के लिए बताया था। फिर वांचू ने भी बताया था, NIPF ने भी बताया था, और ओपी चोपड़ा मेथड, ओपी चोपड़ा ने भी इसका अप्रोच दिया था। लेकिन अर्जुन सेन गुप्ता ने नहीं दिया था। इनकी जगह अगर सूरज बी गुप्ता होगा, सूरज बी गुप्ता ने दिया है ब्लैक मनी से रिलेटेड एस्टिमेशन को। तो ये हमारे चारों करेक्ट होंगे, मतलब ये हमारे करेक्ट होंगे। और चौथा ये होता तो सही होता, ये अर्जुन सेन गुप्ता अगर जिसको याद होगा वो सही कर देता। तो इस वजह से ऐसा ही दिया गया था यहाँ पे, लेकिन ये गलत है। तो हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, एक सेकेंड, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ हमारा गलत है, अर्जुन सेन गुप्ता रिलेटेड नहीं है, सूरज बी गुप्ता रिलेटेड है हमारी ब्लैक मनी से। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द शेयर ऑफ सिंगल इंटरमीडिएट लेन ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे में की कुल लंबाई में एकल या मध्यवर्ती मार्ग का जो भाग होता है वो होता है 22%। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। और नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच ईयर ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर टर्न नेगेटिव, यानी कि किस ईयर में पब्लिक सेक्टर का ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग नेगेटिव टर्म में चला गया था। तो हमें वो ईयर बताना है। तो वो ईयर था 1999 से 2000 और 2002 और 2003, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। और हमारा जून 2014 का लास्ट क्वेश्चन है, ये 11th 5 ईयर प्लान के डेटा से रिलेटेड है कि कौन सा प्रोजेक्ट किया गया था इन्वेस्टमेंट रेशियो ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो वो प्रोजेक्ट किया गया था 7.6%। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जून के साथ पूरे पेपर को सॉल्व कर लिया है, पेपर 3 और पेपर 2। अब हम दिसंबर 2014 के पेपर को कल सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।